जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप चाहे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। आपसे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। चलिए राइट आंसर आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। बिहार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है किसी राज्य या देश के प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाली व्यक्तियों की संख्या। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो आपका बिहार हो जाता है। बिहार में 1106, कितना 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, जिसका है 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है, यह भी ध्यान रखिएगा। सबसे कम घनत्व वाला जो राज्य है वह अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा अकबर का इतिहास अकबरनामा निम्नलिखित में से किसने लिखा था। आपसे पूछा है कि अकबर का इतिहास अकबरनामा निम्नलिखित में से किसने लिखा था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अबुल फजल ने। अबुल फजल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अबुल फजल अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक था। उसने अकबर के शासन का विवरण अकबरनामा में लिखा। इसका तीसरा भाग आईने ए अकबरी कहलाता है। अकबरनामा फारसी भाषा में लिखा गया या मुगल इतिहास का महत्वपूर्ण स्त्रोत्र है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। यह प्रक्रिया तब लागू होती है जब राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया प्रस्ताव संसद की किसी एक सदन लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। प्रस्ताव के लिए सदन के कुल सदस्यों का कम से कम 1/4 हस्ताक्षर होना आवश्यक है। प्रस्ताव पारित होने से 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। प्रस्ताव पारित करने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि से संबंधित है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा उत्तर पश्चिम में भारत की सीमा किस देश के साथ लगती है। आपसे पूछा कि उत्तर पश्चिम में भारत की सीमा किस देश के साथ लगती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में अफगानिस्तान स्थित है। वर्तमान में यह सीमा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके क्षेत्र से संबंधित मानी जाती है। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, अब एग्जाम में पूछते तो बांग्लादेश देश के साथ लगती है। भारत कुल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। उत्तर में चीन और नेपाल स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है। आपसे पूछा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। द हेग नीदरलैंड में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत 1945 में स्थापित किया गया और 1946 में कार्य प्रारंभ किया गया। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें 9 वर्ष के लिए चुना जाता है।
इसका जो प्रमुख कार्य है वो देशों के बीच विवादों का निपटारा करना और कानूनी सलाह देना। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में था। आपसे पूछा कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी प्राकृत भाषा में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में थे। इन्हें मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। अशोक ने अपने संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए सरल भाषा का उपयोग किया था। कुछ शिलालेख खरोष्टी यूनानी और अरमाइक में भी मिले हैं। अशोक का संबंध मौर्य वंश से था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल किसने खोला था। आपसे पूछा कि पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल किसने खोला था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सावित्रीबाई फुले ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सावित्रीबाई फुले ने। सावित्रीबाई फुले ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। उन्होंने महिला शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। वह भारत की पहली महिला शिक्षिका मानी जाती हैं। उनके पति ज्योतिराव फुले ने भी सहयोग दिया, बाल विवाह और जाति प्रथा के खिलाफ कार्य किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत विकल्प आपको छांटना है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भरतनाट्यम या तमिलनाडु का है या एकदम सही है। ऑप्शन ए एकदम सही है। कथकली कर्नाटक या गलत विकल्प है। अगला विकल्प भी देख लेते हैं उड़ीसा का लोक नृत्य है या भी सही। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है तो या भी सही है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि सही सुमेलित नहीं है। कथकली भारत के राज्य केरल की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है, ना कि कर्नाटक की। यह नृत्य रूप संगीत अभिनय और नृत्य का समन्वय है और इसमें पौराणिक कथाएं महाभारत और रामायण का मंचन किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो बाकी विकल्प जो है सही हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है डॉक्टर सुनंदरा नायर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। आपसे पूछा है कि डॉक्टर सुनंदरा नायर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सुनंदा नायर प्रसिद्ध मोहिनी अट्टम नृत्यांगना है। मोहिनी अट्टम केरल का प्रसिद्ध नृत्य है, मुख्यतः महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। या एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मोहिनी का अर्थ आकर्षक महिला रूप होता है। इसकी मुद्राएं कोमल और लयबद्ध होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है महात्मा गांधी ने साल्ट मार्च यानी कि नमक यात्रा कहां से शुरू की थी। आपसे पूछा कि महात्मा गांधी ने साल्ट मार्च यानी कि नमक यात्रा कहां से शुरू की थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी साबरमती इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नमक यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई थी। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। इसका उद्देश्य अंग्रेजों के नमक कानून का विरोध करना था। यात्रा का समापन दांडी में हुआ। यह 1930 में शुरू हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घासीकोट में खेला जाता है। आपसे पूछा है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घासीकोट में खेला जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विंबलडन ओपन जो है टेनिस का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि घास कोर्ट में खेला जाता है या हर साल लंदन यानी कि इंग्लैंड में खेला जाता है। इसका खासियत यह है कि घास पर खेला जाने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। बाकी ग्रैंड स्लैम की बात करें तो फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। कहां पर, तो यह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और यूएस ओपन की बात करें तो यह भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो आपका विंबलडन ओपन जो है यह आपका जो है क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपसे पूछा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए रेटिना यानी कि दृष्टि पटल पर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना नेत्र का प्रकाश संवेदनशील भाग होता है। यहां बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है। नेत्र का लेंस उत्तल होता है। नेत्र का जो लेंस होता है उत्तल लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष जो होता है मायोपिया इसे कहते हैं। दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं, उसके निवारण के लिए जो है
दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। आपसे पूछा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 6 वर्ष। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं किया जाता। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा को उस सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा के पदेन सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आपसे पूछा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय थे। 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित किया गया था। मंगल पांडे को 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। आपसे पूछा है कि गांधी इरविन समझौता जो है किस वर्ष हुआ था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1931 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। यह समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। इसके बाद महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन पूछता कि दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी। दांडी यात्रा की शुरुआत जो थी 12 मार्च 1930 को हुई थी। या ध्यान रखिए कहीं एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था। आपसे पूछा कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए केसरी और मराठा। केसरी और मराठा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने 2 प्रमुख समाचार पत्रों की शुरुआत की थी, केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में। इन अखबारों के माध्यम से तिलक जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन जागरण फैलाया और स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। यह ध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकृत किया गया था। इसमें 3 रंग होते हैं, केसरी जो कि त्याग और बलिदान का है, सफेद सत्य और शांति का प्रतीक है, हरा समृद्धि का, बीच में नीले रंग की अशोक चक्र जिसमें 24 तीलियां। पिंगली वेंकैया एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी नेता थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले अंग्रेजी में भाषण दिया। आपसे पूछा कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले अंग्रेजी में भाषण दिया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष के रूप में पद संभाला। वह पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले अंग्रेजी में भाषण दिया। उस समय यह एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि कांग्रेस के आरंभिक अधिवेशन अधिकतर भारतीय भाषाओं में होते थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे 1885 में। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में। पहले भारतीय जिनका भाषण अंग्रेजी में था बदरुद्दीन तैयब जी। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। आपसे पूछा है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा भारतीय मतदाताओं की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यह संशोधन अनुच्छेद 326 में बदलाव करके लागू किया गया था। इसका उद्देश्य युवा नागरिकों को लोकतंत्र में भागीदारी का अधिकार देना था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे।
अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आपसे पूछा है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 73वां संविधान संशोधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चन। उम्मीद है आपका प्रैक्टिस सेट अच्छा हुआ होगा, आपका प्रैक्टिस अच्छा हुआ होगा। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, रोजाना प्रैक्टिस ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।